हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साफ नजर आ रहा था कि इरादा किसी की जान लेने का था। जरूर किसी का मन कड़वाहट से भरा था और वो अपने अंदर की इस कड़वाहट को किसी के खून से मिटाना चाहता था। एक भयानक गेम खेला जाने वाला था जिसमें कई ट्विस्ट और टर्न्स थे। कड़वाहट कत्ल की वजह बनी थी और कत्ल इस गेम की वजह। सबसे पहले यह जानते हैं कि यह कड़वाहट किसके अंदर कूट कूट कर भरी थी और क्यों। हाँ अजय बोलो। कुछ सोचा रजनी? क्या करना है? कब तक यूं ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब और उसकी बात नहीं मान सकते। फ्रॉड किया उसने रजनी हमारे साथ, अब उसके आगे और नहीं झुक सकते। बहुत गंदा गेम खेला उसने हमारे साथ। वो हमें घुमाता रहा और हम शतरंज के प्यादों की तरह घूमते रहे। उसने अपना गेम खेल लिया, अब हमारी बारी है। तुम ठीक कह रहे हो अजय। अच्छा ऐसा करो, शाम को घर पे आ जाओ, शंकर भी होगा, मिलकर सोचते हैं क्या करना है। ठीक है। अजय, अजय अभी तो आए हो आप, अब कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी अम्मा के घर, रजनी और शंकर से मिलने। अजय मैं मानती हूँ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन प्लीज इस बात को आगे मत बढ़ाना। बात तो आगे बढ़ेगी पूजा। वो अपनी मनमानी करता रहे और हम चुपचाप बैठे देखते रहे, ये नहीं हो सकता। लेकिन अजय तुम आप टेंशन मत लो, मैं और तुम्हारे भाई मिलके सब संभाल लेंगे। तुम खाना खा लेना, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। रमेश अन्ना को जरूर पहले से पता होगा मुथुरमन के इरादों के बारे में। जानबूझकर फंसाया उसने हमें। आज फिर से मेरी रमेश अन्ना से बात हुई थी, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए अपने। मुझे तो लगता है कि मुथुरमन को उन्होंने ही खड़ा किया, पूरा प्लान किया होगा हमें धोखा देने के लिए। वणक्कम अम्मा। कैसे हो अजय? बस ठीक हूँ अम्मा। अम्मा आप चिंता मत करो, हम रमेश अन्ना को छोड़ेंगे नहीं। बेटा, मुझे सिर्फ तुम लोगों की चिंता है। मैं तो कहती हूँ भूल जाओ जो हुआ। शायद ये धोखा अपनी किस्मत में लिखा था। अम्मा हमें नुकसान पहुंचाकर वो चैन से रहें, ये हम होने नहीं देंगे। बेटा, मैं नहीं चाहती कि गुस्से में तुम लोग कुछ ऐसा कर बैठो जिससे तुम लोगों का नुकसान हो। अजय तुम मेरी बहन के पति हो, लेकिन तुमने एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह हमेशा मेरा साथ दिया। देखो मुझे नहीं पता है क्या होगा, बस इतना पता है कि राह बहुत मुश्किल होगी। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें इसमें घसीट रहे हैं तो प्लीज। क्या कह रहे हो रजनी? मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूं कि पूजा तुम्हारी बहन है। तुम और शंकर भी मेरे भाई जैसे हो। हम तीनों मिलकर सबक सिखाएंगे रमेश अन्ना को। उसने अपनी गेम खेल ली है, अब हमारी बारी है। वणक्कम मिस्टर मूर्ति, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं है रमेश। हाँ वैसे ज़मीन तो पसंद आया ना आपको? ज़मीन तो पसंद है, लेकिन सोच रहा था। अब पसंद आया फिर सोचने का क्या सर? देखिए ज़मीन और जोरू का एक सा हिसाब होता है। पसंद आया और सोचने बैठेगा ना तो कोई और ही उड़ा लेगा। हाँ आप बोलेंगे तो आज ही डील फाइनल करते हैं। लेकिन ना यहाँ कोई तार है ना निशान है।
कैसे समझ में आएगा कि कितनी ज़मीन किसकी है? मेरे रहते आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डील फाइनल हो जाएगा, मैं बेचने वाला पार्टी को बोलकर फेंसिंग लगवा देगा आपका हिस्से का जमीन पर। रमेश शिवराज टारगेट था जिसकी हत्या होने वाली थी, और रमेश के साथ उसका ड्राइवर कम राइट हैंड विजय कुमार भी मारा जाने वाला था। कल सुबह 8 बजे तक पहुंच जाइएगा। अन्ना सौदा पूरा होते ही हमने आपको आपका कमीशन दिया। एक रास्ता है, मैं लड़ना होगा रजनी। 3 लाख रुपया लो और मामला यहीं खत्म कर दो। ये क्या हुआ? बहुत गंदा गेम खेला उसने हमारे साथ। अब कल सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे ना? हाँ जया, पहुंच जाऊंगा। अब कितना बार एक ही सवाल पूछोगे? हाँ कार्तिक बेटा, जीते रहो। अच्छा, आप अपना अम्मा का ध्यान रखना और पहुंच कर फोन कर देना। और आप कल सुबह 8 बजे तक पहुंच जाइएगा, देर मत कीजिएगा। नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम भी देर मत करो वरना तुम्हारा बस निकल जाएगा। और विजय तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़कर आएगा, उसके बाद फिर मुझे भी मीटिंग में जाना। ठीक है, चलो चलो। उस दिन सुबह रमेश की पत्नी जया अपने बेटे कार्तिक के साथ अपनी मां के घर जगतपुरम के लिए निकल गई। रमेश अगले दिन सुबह अपनी पत्नी और बेटे के पास जगतपुरम जाने वाला था। विजय, हाँ ना? तो आज रात इधर ही रुक जाना, फिर साथ में सुबह निकल जाएंगे जगतपुरम के लिए। ठीक है अन्ना, मैं अपना बैग साथ में लेकर आया हूँ, पीछे डिक्की में रखा हुआ। अच्छा चल, ठीक है। कार्तिक, कार्तिक उठो, 7 बज गए, उठो जल्दी। बस आधा घंटा अम्मा, आधा घंटा। कार्तिक, तुम भी ना? நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள நினைக்கும் எண் தற்போது ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆக உள்ளது। कार्तिक, तुम बिल्कुल अपने अप्पा पर गए। टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। उनको भी 8 बजे का बोला था, 9 बज गए, अब तक नहीं आए। शायद लेट निकले होंगे अम्मा, आ जाएंगे। कैसे पता चलेगा? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे तो विजय को फोन कर लो ना। किया था, उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तब तो शायद रास्ते में ही होंगे, मोबाइल सिग्नल नहीं पकड़ रहा होगा अम्मा, आ जाएंगे। और आपको तो पता है अप्पा को लेट एंट्री मारने की आदत है। जया, रमेश कब तक आएगा? लंच का टाइम हो गया। आ जाएंगे अम्मा, रास्ते में ही होंगे, शायद देर से निकले होंगे। ये तो उसकी पुरानी आदत है, देर से आने की। शाम तक तो आ ही जाएगा। हेलो जया, हाँ मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, गाड़ी तो यहीं पर खड़ी है। गाड़ी वहीं पर है? गोपाल है ना, आप जरा घर में जाके देखिए ना, शायद रमेश भी वहीं पर हो। अच्छा ठीक है। हेलो जया, दरवाजा तो खुला हुआ है। दरवाजा खुला है? गोपाल है ना, आप जरा अंदर जाके देखिए ना। हाँ देखता हूँ, तुम डरो मत। हेलो गोपाल है ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रमेश है ना वहाँ? वो ठीक तो है ना? जया, यहाँ कुछ हुआ है। क्या हुआ है ना? जया तुम बस जल्दी आ जाओ। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं ना? क्या हुआ है? कुछ बोलते क्यों नहीं? रमेश ठीक है ना? सर, बेनापुरम में एक मर्डर हो गया। बेनापुरम में मर्डर हो गया? कहाँ पर, किसका? सर, रमेश शिवराज का। रमेश? यस सर, इसलिए मैंने सोचा कि आपको फौरन बता दूं। सर, रमेश जी के साथ उनके ड्राइवर विजय की लाश भी मिली है। उनके पड़ोसी गोपाल श्रीनिवासन का फोन आया था।
रमेश की पत्नी और बेटा? सर वो लोग कल ही जगतपुर में अपनी माँ के घर गए थे। पड़ोसी गोपाल बता रहा था कि वो आधे घंटे पहले ही बेनापुरम के लिए निकल चुके हैं। मत रोइए अम्मा, हम बस आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। गोपाल श्रीनिवासन? मैं हूं सर। सर, करीब 1 घंटे पहले जगतपुरम से रमेश अन्ना की बीवी जाया का मुझे फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि सवेरे से इनका फ़ोन नहीं लग रहा था और उनके ड्राइवर विजय का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तो उसने मुझसे कहा कि ज़रा घर पे जाके देख कर आओ, और मैं यहाँ आ गया। मैं आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर आके देखा तो रमेश अन्ना की लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी। तो मैंने आपको फ़ोन किया और गाँव वालों को भी बुला लिया। फिर मैंने अंदर जाके देखा तो वहाँ विजय की लाश पड़ी हुई थी। सर, एक लाश इधर भी है। आप लोग पीछे रहिए, ये क्राइम सीन है। ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? रमेश! 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 जय, कार्तिक बेटा, हिम्मत रखो। सुरेश अन्ना, ये सब कैसे हुआ? किसने मारा इन्हें? जिसने भी मारा है वो पकड़ा जाएगा। मैं हूं ना। रमेश! बेटा माँ को संभालो। रमेश! सर, दरवाजों पे फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं मिले। ऐसा लगता है रमेश ही उस खूनी को शायद पहले से जानते थे। और सर गोपाल, जिसने बॉडी को सबसे पहले देखा, वो बता रहा था जब वो यहाँ आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। सर, जिस तरह ये दोनों मर्डर्स हुए हैं, ऐसा लगता है हथियार एक नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा है। जितने भी हों, कोई नहीं बचना चाहिए। पूरा जोर लगा दो। रमेश मेरा दोस्त था। जल्द से जल्द कातिलों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने अपने खबरियों को काम पे लगा दिया है। फिलहाल बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर। और यहां से शुरू हुआ वो गेम जो इस केस के जरिए कई जिंदगियों के साथ खेला जाने वाला था। इस गेम ने पहले भी कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया था और वही गेम वजह बना था इस मर्डर की। और अब ये मर्डर ही इस गेम को और जानलेवा बनाने वाला था। नहीं, चाकू से वार नहीं हुआ है। ये देखिए, जख्म गहरा है लेकिन सीधा नहीं है। मेरे ख्याल से चॉपर से वार किया गया होगा। मौत का वक्त? बॉडीज यहाँ लाने के 12 से 16 घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी है। इसका मतलब है कि पिछली रात? जी। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान तो नहीं मिले। रमेश की लाश लिविंग रूम में पड़ी थी। इसका मतलब है कि दरवाज़ा इसी ने खोला होगा। लेकिन इतनी रात गए किसी के लिए दरवाज़ा खोलने का मतलब, उस शख्स को जानता था, बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये
सर मैं रमेश शिवराज के घर आया हूँ उनकी बीवी और बेटे का स्टेटमेंट लेने। अनिल, कार्तिक को कहना कि मुझे पुलिस स्टेशन में आके मिले। मेरे खबरी ने इन्फॉर्मेशन दी है कातिल के बारे में। कार्तिक, इंस्पेक्टर सुरेश ने तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है, कुछ बात करना चाहता हूँ। अम्मा, काम पे जा रहा हूं मैं। अनिल, मेरे खबरी ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी और कार्तिक ने जो मुझे बताया, दोनों बातें मैच होती हैं। कुछ महीने पहले रमेश ने सीता अम्मा की एक प्रॉपर्टी की डील कराई थी जो सक्सेसफुल नहीं हुई। जमीन के झगड़े में खून बहना कोई नई बात तो है नहीं। शायद ये डबल मर्डर केस भी उसी जमीन के झगड़े से जुड़ा हुआ है। तुम बता रहे थे ना कि हमलावर 2 थे? जी सर। मुझे लगता है 3 होंगे। सीता माँ के बेटे शंकर और रजनी और उनका दामाद अजय। चलो तीनों को उठाते हैं। भागने की तैयारी चल रही थी? हाँ, पुलिस से बचने के लिए? नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हैं? सर, कहीं आप ये कहना तो नहीं चाह रहे कि रमेश अन्ना के खून में हमारा हाथ था? रमेश ही नहीं, ड्राइवर विजय, उसके भी खून का शक है तुम पर। नहीं सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हमने कुछ नहीं किया है। हर मुजरिम सबसे पहले ऐसे ही बोलता है, फिर हम जब अपने स्टाइल से समझाते हैं ना तो सब सत्यवादी बन जाते हैं, फिर सच ही बोलते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। वो क्यों किसी की जान लेंगे? सीता अम्मा, आप वजह पूछ रही हैं? आपको तो वजह पता ही है ना। आपके ज़मीन का सौदा रुक गया था क्योंकि आपका खरीदार पैसा देने से मुकर गया था। आपके दोनों बेटों को गुस्सा आया और वो गुस्सा उन्होंने रमेश पे उतारा। एक बेकसूर की जान ले ली। सर कोई मिस्टेक हुआ है सर, हमने कुछ नहीं किया है। जब लॉकअप में उल्टा टांगूंगा ना, 4 डंडे पड़ेंगे ना, खुद ब खुद सच बाहर आएगा। समझ गए? ये झूठ है सर। ना मेरा ना मेरी पत्नी के भाई और रजनी और शंकर का इसमें हाथ है। किसी का भी रमेश की मौत से कोई लेना देना नहीं है। हम मुजरिम को पकड़ने से पहले ये जान लेते हैं कि उसका कितना लेना देना है इस केस में। इसलिए बेहतर यही होगा तुम बिना बहस के हमारे साथ चलो, वरना ऑफिस के पूरे स्टाफ के सामने तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। जया, मैं सच कहती हूँ, मेरे बेटे और दामाद बेकसूर है। उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। हमारे साथ जमीन के सौदे में धोखा हुआ। हमने कुछ नहीं कहा, सह गए थे हम लोग। पर अब मेरे पति और भाइयों के साथ जो हो रहा है वो जुल्म है। आप लोग क्यों आए हो यहाँ? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे पति का खून हुआ है। मैं ये नहीं जानती कि ये सब किसने और क्यों किया। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने मेरे पति और देवर को जेल में डाल दिया है। उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस उन्हें बेवजह क्यों पकड़ेगी? जरूर उनके खिलाफ कोई सबूत मिला होगा। देखिए, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आप प्लीज़ उन्हें तंग मत कीजिए। आपके हाथ जोड़ता हूँ मैं। बेटा, मैं तुम लोगों का दुख समझती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम भी हमारा दुख समझो। अम्मा, इस वक्त हम अपने दुख को सह लें, यही बहुत है। दूसरों का दुख समझ सके ऐसे हालत में नहीं है हम। अब प्लीज़ जाइए यहाँ से, प्लीज़। देखिए, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। हमें ठोस इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके बेटे और दामाद का इन दोनों हत्याओं में हाथ है
और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन सर, देखिए, आपको जो बहस करनी है या दलील देनी है आप कोर्ट में जाकर कीजिए। यहाँ वक्त बर्बाद करके आपको कुछ हासिल नहीं होना। अब फैसला कोर्ट करेगी। सर, ये तो सरासर ज्यादती है कि स्पष्ट इंफॉर्मेशन को आधार बना के पुलिस ने मेरे क्लाइंट्स अजय, रजनी और शंकर को अरेस्ट किया। पुलिस के पास इन तीनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सर, सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस को जो खबर मिली है वो स्पष्ट नहीं है। जमीन की डील को लेकर झगड़ा यही इन दोनों खून की वजह है, और ये झगड़ा हुआ था लेट श्री रमेश शिवराज और इस जमीन की मालिक सीता अम्मा के बेटे रजनी और शंकर के बीच में, जिसमें उनके दामाद अजय भी शामिल थे। और जिस पुख्ता सबूत की बात मिस्टर विश्वनाथन कर रहे हैं, वो सबूत तो इन तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद ही हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए कोर्ट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड में लेने की इजाजत दी जाए। सर, ये कोई राज की बात नहीं है कि पुलिस कस्टडी में मेरे क्लाइंट्स के साथ पुलिस किस तरह से पेश आएगी। सर, मैं कोर्ट को यह बताना चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट्स को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो छोटे समुदाय को बिलोंग करते हैं। सर, आई ऑब्जेक्ट टू दैट। ये तो सरासर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। छोटी जाति का कार्ड सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए खेला जा रहा है, और मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिल्कुल ना होने दिया जाए। कोर्ट अजय, रजनी और शंकर को 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड में सौंपती है और पुलिस को निर्देश देती है कि 4 दिन के बाद इसी कोर्ट में अपने केस को पेश करें। 4 दिन की ये हिरासत पुलिस के लिए काफी थी इन तीनों संदिग्ध से सच उगलवाने के लिए। कत्ल के पीछे का मकसद और सबूत दोनों पुलिस ने खोज निकाले। आखिर था क्या यह मामला? कैसे उन तीनों ने रमेश और उसके ड्राइवर विजय की हत्या की थी? सब बातों का तालमेल पुलिस ने बिठा लिया था। इस बीच रमेश और उसके ड्राइवर विजय का दाह संस्कार उनके परिवार द्वारा किया गया। पुलिस कस्टडी में भेजे गए तीनों मुलजिमों का परिवार भी दुख और चिंता में डूबा हुआ था। तो तुम लोग कन्फेस करने के लिए तैयार हो ना? या और समझाऊं? ये तो सिर्फ प्रैक्टिस थी। एक्चुअल एक्शन तो अब शुरू होगा, जिसके आगे तुम लोग टिक नहीं पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? या नमूना दिखाऊं? और तीनों ने अपना बयान दिया कि ये एक जमीन के सौदे का मामला था जिसमें कुछ अड़चन आ गई और सौदा पूरा नहीं हो पाया। आपका पेपर्स तो एकदम सही है सीता अम्मा, बस एक बार मैं मुत्तु रमन को दिखा देता। डील होने से पहले वो अपना वकील को दिखाना चाहता। थैंक यू। रमेश अन्ना, पर मुत्तु रमन अभी भी हमारे दिए गए रेट पर राजी नहीं हुआ है। जानता हूँ मैं अम्मा। अब आप 45 लाख बोल रहा है और वो 40 पे रुका है, थोड़ा है प्रॉब्लम। अगर आप लोग बोलो तो मैं 42 में डन कर दूँ। नहीं, मैं बोलेगा तो वो मना नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं आप सीता अम्मा? रमेश अन्ना, हाईवे के पास की ज़मीन है, साल भर में तो दाम बढ़ना ही है। कम से कम 44 लाख तो मिलने ही चाहिए हमें। ठीक है, तुम
बोल रहा है तो मैं बात करेगा उससे, पर देखो मुझे उसका लिमिट मालूम है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको 42.5 लाख तक ला सकता हूँ। अगर आप लोग 44 लाख पकड़ के बैठेगा फिर तो ये सौदा होने से रहा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से 42.5 लाख इस जमीन के लिए करेक्ट प्राइस है। ठीक है रमेश अन्ना, 42.5 में मंजूर है। आप मुथुर रमन से बात करवाइए। ये हुआ ना बात, मुझ पे भरोसा रखो। देखो मैं अपना खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों में से किसी का नुकसान नहीं होने देता। यहाँ अम्मा, अब यहाँ अंगूठा लगा दीजिए। बुद्धू जी, आपके साइन लगेंगे यहाँ। आप दोनों के विटनेस साइन भी लगेंगे। ये लीजिए अम्मा, टोकन के 7 लाख के चेक, जैसे कि पहले तय हुआ था। सब ठीक है ना? जी। बाकी के 35.5 लाख का चेक 1 महीने बाद मिल जाएगा, जैसे कि पेपर्स में लिखा हुआ है। ठीक है? भाई मेरी तरफ से आप दोनों पार्टीज को कंग्रेचुलेशंस। हाँ, अब जरा मिठाई मिठाई मंगाइए, अच्छा वाला। अरे हाँ, अरे रजनी, मेरा मुत्तुरामन से आज ही बात हुआ और तुम्हारी तरह मैं भी हैरान हूँ। रमेश अन्ना, आप तो करे थे पार्टी ठीक है, भरोसे के लायक है। मैंने कब बोला कि मैं ऐसा नहीं बोला था? और मैं तो अब भी यही बोल रहा हूँ कि मुत्तू आदमी बुरा नहीं है, उसका टाइम बुरा चल रहा है। अन्ना 2 महीने से ना हम देख रहे हैं और आप कह रहे हो टाइम उसका खराब चल रहा है। अरे हमने आपके भरोसे पे कागज भी दे दिए हैं, कब मिलेंगे हमारे पैसे? ना कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 35.5 लाख रुपए की बात है। अरे रजनी, मैं उससे रोज बात कर रहा हूँ, झगड़ा भी कर लिया मैंने उसके साथ, मालूम है। अब वो बोल रहा है कि मेरा हालत खराब है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अन्ना, सौदा पूरा होते ही हमने आपको आपका कमीशन दिया कि नहीं दिया? अब आप ही जिम्मेदारी से भाग रहे हो। इसी बात को तो पैसे दिए थे आपको। देखो रजनी, अब तुम मुझ पे आरोप लगा रहे हो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ऐसा बोलना चाहते हो तुम? अन्ना, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ कीजिए आप। रजनी, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, जो बन पड़ रहा है मुझसे कर रहा हूँ सब। आप देखते। अब तो मुथुरमन फोन में नहीं उठा रहा। हमने गलती की, सिर्फ टोकन लेकर हमें पेपर साइन करके नहीं देने चाहिए थे। तुम रमेश अन्ना से बात नहीं कर सकते क्या? मुत्थू अगर पैसा नहीं दे रहा तो सौदा रद्द नहीं हो सकता क्या? फिर हमें जमीन किसी और को बेच देंगे और मुत्थू ने जो पैसा दिया है हम उसे लौटा देंगे। अमर, रमेश अन्ना को सिर्फ अपने कमीशन से मतलब था जो हमने उनको दे दिया। अब उनको इस जमीन से, इस सौदे से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हम इस बात को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? अगर मुत्थू बिना पैसा दिए भाग गया तो हम क्या करेंगे? सर, ये जमीन की डील जो अधूरी रही, इसमें मिस्टर रमेश का कोई कसूर नहीं था। लेकिन सीता अम्मा के बेटे रजनी और शंकर और उनके दामाद अजय, ये तीनों मिस्टर रमेश को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे। इस बात को लेकर इन तीनों ने कई बार मिस्टर रमेश के साथ फोन पर झगड़े भी किए और अपने नुकसान का बदला लेने के लिए इन तीनों ने मिस्टर रमेश की हत्या कर दी। सर, ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। हाँ, जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और इस बात से मेरे क्लाइंट्स ने कभी इनकार नहीं किया। सर, मेरे क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स को आप देखिए, वो पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं, क्रिमिनल्स नहीं हैं। और सीधे शरीफ लोगों की तरह वो बातचीत से इस मामले को सुलझाना चाह रहे थे, ना कि खून खराबे से। लेकिन खून तो बहा है सर, 2 जानें गई हैं और जिन चॉपर से ये दोनों जानें ली गई हैं उन दोनों चॉपर्स पर इन दोनों मृतकों का खून मौजूद है। ध्यान रखना, यहाँ कोई हंगामा ना करे। ये क्या हो रहा है? कहाँ
कहाँ ले जा रहे मेरे बेटे को? रुकिए रुकिए। हथियार मिल गया साहब। सर मैं फिर से यही बात कहूंगा कि ये सो कॉल्ड मर्डर वेपन्स जो है वो पुलिस ने ही प्लांट किए थे मेरे क्लाइंट्स को फंसाने के लिए। उन्हें 3rd डिग्री देकर उनसे स्टेटमेंट्स लिए गए। सर मेरे क्लाइंट्स को यह सब इसलिए सहना पड़ रहा है क्योंकि वो छोटी जाति से। सर शुरुआत से ही यह इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष नहीं रहा है। सर ये बात सभी लोग जानते हैं कि इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुरेश और मरने वाले रमेश शिवराज ये करीबी दोस्त थे। सर मेरे क्लाइंट्स को पहले टारगेट बनाया गया और फिर उनके खिलाफ सबूत तैयार किए गए। सर पुलिस की कार्यक्षमता पर खामखा उंगली उठाई जा रही है। सर इन तीनों आरोपियों ने अपना अपना स्टेटमेंट गैजेटेड ऑफिसर के सामने दिया है और जिन वेपन को मिस्टर विश्वनाथन प्लांटेड वेपन कह रहे हैं वो वेपन बरामद करते वक्त उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी और वो जगह भी मिस्टर शंकर ने खुद पुलिस को दिखाई थी। अब मैं इस बात से हैरान हूं कि इतने सारे सबूत सामने होते हुए भी डिफेंस इस केस को बार बार जाति से जोड़ना चाहता है। सर मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि इन तीनों आरोपियों को कुछ और दिन पुलिस रिमांड में रखा जाए। पुलिस ने अपनी तहकीकात लगभग पूरी कर ली है। कोर्ट को जरूरत महसूस नहीं होती कि मुलजिमों को फिर से पुलिस रिमांड में भेजा जाए और मुलजिमों को जमानत देने का भी कोई ठोस कारण कोर्ट को नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कोर्ट तीनों मुलजिमों को 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजती है। सर अनिल ये कंप्लेंट लेटर है रमेश शिवराज के बेटे कार्तिक ने जो लिख कर दिया था। कन्फेशन लेटर्स भी है शंकर, अजय और रजनी का। और ये सीडी है मर्डर वेपन बरामद करते समय हमने जो वीडियो रिकॉर्डिंग की थी उसकी। अनिल ये लोग छोटी जाति की आड़ लेकर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मैं होने नहीं दूंगा। कोर्ट में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग केस है पेश करने के लिए। रमेश के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। चार्जशीट तैयार करो। यस सर। चार्जशीट को फाइल होने में वक्त लगा और तब तक अजय, रजनी और शंकर को न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। ये हेड ऑफिस भेज दो। अजय को अपने ऑफिस से टर्मिनेशन का नोटिस मिला क्योंकि उस पर खून का मुकदमा चल रहा था। शांति, शांति किसकी चिट्ठी है? इसी केस की वजह से रजनी और उसके भाई शंकर को भी नौकरी से निकाल दिया गया। चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई। अजय, रजनी और शंकर पर हत्या के लिए धारा 302, घर में जबरन घुसने के लिए धारा 445 और मारपीट के इरादे से घर में जबरदस्ती दाखिल होने के लिए धारा 452 लगाई गई थी। अजय, रजनी और शंकर के स्टेटमेंट के मुताबिक उस रात वो तीनों हथियार लेकर रमेश के घर गए थे उसे मारने के इरादे से। रमेश घर पे ही है लेकिन उसके साथ उसका ड्राइवर विजय भी है। तू श्योर है ना उसकी पत्नी और बेटी घर पे नहीं है? मैंने 2 बार चेक किया है। वो अपनी माँ के घर गई है। कल सुबह ये रमेश भी वहां जाने वाला है लेकिन हमें इसे कहीं और पहुंचाना है। वहां
तुम इस वक्त, शंकर, अजय, तुम भी क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? रमेश अन्ना प्रॉब्लम तो है, इसीलिए बात करने आए थे। इस वक्त? हाँ इस वक्त कुछ चीज़ों का फैसला करना है, अभी क्या अभी। क्या हुआ? क्या, क्यों ऐसा, क्यों गुस्सा घर में? हाँ शंकर, क्या कर रहे हो तुम? रजनी, क्या क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा क्यों मेरा बात सुनो, मैं बोलता है ना, मैं सुनो ना, बट देखो आप लोग, शंकर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चुप साले, मुंह बंद। तू उसका खास आदमी है ना, तू जानता था ना उसने हमें धोखा दिया है। मैं तो नौकर आदमी हूँ, वो जो बोलेगा वो करना ही पड़ेगा ना। तू भी धोखे में शामिल था ना, हमेशा रमेश अन्ना के साथ रहता था, अब ऊपर भी साथ ही रहना। जमीन की कीमत जान से बड़ी होती है, अब हुआ सदा पूरा। चार्जशीट पुलिस ने फाइल कर दी है। डिफेंस को चार्जशीट की कॉपी दी गई है ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। केस की सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी। अजय, रजनी और शंकर, तीनों मुलजिमों को कोर्ट जमानत पर रिहा करती है। हेलो, जमानत मिली है, रिहाई नहीं। जिन जिन लोगों को मिलना चाहते हो ना, मिल लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। ऐसा चार्जशीट तैयार किया है कि तीनों के तीनों पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। तुमने अपना खेल खेल लिया है इंस्पेक्टर सुरेश। हमारी ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ करना था हमने कर लिया है। इस खेल में हम पिछड़े ज़रूर हैं, मगर अभी तक टिके हुए हैं। हमने हार नहीं मानी। कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो तुम मेरा। हाँ वैसे एक तरीका है इस केस को बंद कराने का। तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इस केस को कितनी आसानी से बंद करा सकता हूं। कीमत भी जानते हो, और वो कीमत तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है ना। तुम लोग पहले ही मान जाते ना तो इतना सब कुछ होता ही नहीं तुम लोगों के साथ। अभी भी वक्त है, सोच लो क्या करना है। रवि अन्ना, क्या मैं काम पर जा सकती हूँ? घर पर बैठे बैठे घुटन सी होने लगी है। मैं समझता हूँ मीनाक्षी, लेकिन तू कुछ दिन रुक। क्या गेम था ये? कौन खेल रहा था और किसकी ओर से? क्या ये पूरा केस मनगढ़ंत था?
किसने खून किया था रमेश शिवराज और उसके ड्राइवर विजय कुमार का? और क्या गेम खेल रहा था इंस्पेक्टर सुरेश? दो लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी, लेकिन इस खूनी खेल के पीछे क्या गेम खेला जा रहा था? क्या अब यह बात जाहिर थी कि तहकीकात की आड़ में इंस्पेक्टर सुरेश कोई गेम खेल रहा था? क्या रजनी, शंकर और अजय ये तीनों वाकई में निर्दोष थे? ऐसा क्या था जो इंस्पेक्टर सुरेश उन तीनों से चाहता था और हासिल नहीं कर पाया था? वो नौजवान लड़का रवि कौन था जो हर वक्त परेशान नजर आता था? क्या ये दोनों हत्याएं किसी को फंसाकर कुछ हासिल करने के लिए की गई थी? क्या रमेश शिवराज और विजय कुमार इस गेम के महज प्यादे थे, या फिर इस गेम के उस्ताद थे जो अंत में प्यादों की तरह कुर्बान किए गए? और अगर हां, तो आखिर कौन था इस गेम का मास्टरमाइंड? कौन खेल रहा था ये जानलेवा गेम और किस लिए? ये हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। हम आपको याद दिला दें कि कल यानी कि रविवार शाम 7 बजे क्राइम पेट्रोल सतर्क प्रेजेंट्स पेश करेगा अपना 5वां स्पेशल फीचर स्कैंडल। देखना मत भूलिएगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.